हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और धमाकेदार सेशन में मॉडर्न फिजिक्स का। तो आज अपन मॉडर्न फिजिक्स में एटॉम्स को कंटिन्यू कर रहे होंगे और आज है अपना एटॉम्स का लेक्चर नंबर 2 और आज अपन पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बचवा एंड बचवी लोग। जल्दी से बता दो क्या? बोर्स एटॉमिक मॉडल हमने स्टार्ट किया था और वहां पे हमने पढ़ रखा है रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और आज अपन करेंगे बोर्स के बारे में खूब सारा कहानी, क्वेश्चंस एंड सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन जो कि हमारे लिए क्वेश्चन श्योर करेगा। एक क्वेश्चन आज के क्लास से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। मीनवाइल मैं बता दूं कि मेरा नाम है आदित्यानंद और मैंने लास्ट 9+ इयर्स में 10 इयर्स में खूब सारे बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल में सिलेक्शन में हेल्प किया है और ऑनलाइन में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जेईई में 100% आईआईटी सिलेक्शन एंड नीट के एम्स और हर एक लगभग मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके प्रिपरेशन में हेल्प होए और हम दोनों मिलकर एक नया मुकाम तक पहुंच पाए। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं बच्चा लोग एटॉम्स का लेक्चर नंबर 2 और आज अपन करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल और अपन करने वाले हैं सबसे पहला काम बोर एटॉमिक मॉडल में क्या है। तो बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो 3 बातों पे पूरा कंक्लूड हो जाता है। मेरा यही सब स्पेशलिटी है, फ्लेवर है जो तुम्हें याद रखना है। सर ने क्या बताया था, पूरा का पूरा चैप्टर 3 बात में कंक्लूड हो रहा है मेरे दोस्त। कौन कौन सा? ये सबसे पहले रदरफोर्ड ने जब बताया दुनिया वालों को कि भैया ये जो एटॉम्स है, न्यूक्लियस का डेफिनेशन किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। और उसने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर मारता है। फिर आए मैक्सवेल और वहां पे रदरफोर्ड की धज्जी उड़ गई क्योंकि उसने जो बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वहां पे वो चीज वो प्रूफ नहीं कर पाया क्योंकि मैक्सवेल का थ्योरी था कि अगर कोई चीज मूव करता है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। This force is responsible for moving an electron in the circular orbit। लोगों ने बोला बहुत बढ़िया है। रदरफोर्ड बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि बहुत ही एकदम कंडेंस रहता है। तभी तक बात नहीं थी न्यूट्रॉन की, सुनना बात को। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर मारता है और मोस्ट ऑफ द एटॉम्स का पार्ट खाली होता है। लेकिन जब यहां पे मैक्सवेल का आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला थ्योरी और उसने कर दिया रदरफोर्ड का धज्जी उड़ा के रख दिया कि भैया ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसका मास m है, कोई v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा क्योंकि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है और इस फोर्स के चलते ये एक एक्सेलरेटिंग चार्ज हो जाएगा जो रेडिएट करता है। और अगर कोई रेडिएट करता है तो ये ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। तो क्वेश्चन आ गया था हमारे पास रदरफोर्ड के बाद, फिर तुमने जो बताया है कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेगा वो तो गलत हो गया। तो रदरफोर्ड को इसका आंसर नहीं था और आए द ग्रेट। तब हमारे सर बोला करते थे, तब हुआ एक नया बोर। बोर जानते हो ना, इंडिया में अपन जो बोलते हैं सुबह, और आए हमारे बोर। और बोर ने क्या बोला? बोर ने क्या बोला कि भैया मैं बताता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव इसलिए नहीं कर रहा है कि रेडिएशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, रेडिएशन करता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जो स्टेबल ऑर्बिट है जिसका एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। तो ये पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने स्टेबल ऑर्बिट का नाम दिया। अब इससे फायदा क्या क्या हो गया देखो, इसने तुरंत से क्या किया, बोर को बोल दिया, इसको रदरफोर्ड को कि तुम सही हो, इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, और मैक्सवेल को सही बोल दिया, यस रेडिएशन करता है। लेकिन कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट ऑर्बिट? एक ऑर्बिट, इसके ऊपर एक और ऑर्बिट, कंटिन्यूअस नहीं। इसने क्या बोला? ऐसे कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट है, 1 2 3 इस तरीके से ऑर्बिट्स हैं जो स्टेबल ऑर्बिट है। और इस स्टेबल ऑर्बिट की स्पेशलिटी क्या है? इसका जो एनर्जी है एंड इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो दोनों क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। यानी कि इस स्टेबल ऑर्बिट का एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर चीजों के मल्टीपल में है। तो फिर ये दोनों फिक्स होने के चलते यहां पे रेडिएशन नहीं करेगा, बाकी किसी भी जगह पे होगा तो रेडिएशन करेगा। तो इसने रेडिएशन करना भी बता दिया और क्यों नहीं करके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी बताया।
अभी तक का सबसे बेस्ट जो हमारे पास मॉडल है वो बोर एटॉमिक मॉडल ही है, जिससे सारा कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है और इसी के बेसिस पे अभी तक हम काम कर रहे हैं। ऑल्दो श्रोडिंगर क्वांटम मॉडल जो है वो सबसे बेस्ट है, वो एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है, लेकिन प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिर्फ हम हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर पाए हैं, और ये सारा चीज सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही हम बताते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं। तो ये जो मॉडल से मैथमेटिकल डेरिवेशन निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये मॉडल हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए है और इंपॉर्टेंट क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? तो पहला इंपॉर्टेंट बात इसने बोला स्टेबल ऑर्बिट। तो यहां से हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, जिसका एनर्जी और मोमेंटम फिक्स है, क्या होगा वो भी पढ़ेंगे। अब दूसरा चीज यहां से समझ में आया, ये जो घूम रहा है तो इसको घूमने के लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, और ये फोर्स कौन दे रहा है? तो यहां पे और यहां पे चार्ज है। तो हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई भी एक एटॉम है, मान लो कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटॉम है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा मेरे दोस्त, हाँ, लेकिन प्रोटॉन तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे आयनाइजेशन भी तो होता है। हाइड्रोजन लाइक एटॉम का क्या मतलब है, इसको भी जरा समझना। हाइड्रोजन लाइक एटॉम का क्या मतलब है, इसको भी जरा समझना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक सिंगली इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। तो हाइड्रोजन तो बड़ा मजा आया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लोग कूद फान गए, मजा आया। लेकिन हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो पॉजिटिव हो गया, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एग्जांपल बोलो, हाँ है ना? हाँ सर। उसके बाद लिथियम बोला मैंने, लिथियम के पास क्या हुआ जल्दी से बताओ? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम में कितना है? 3 में से 2 निकाल दिया, एंड सो ऑन। बात समझ गए तुम लोग? ओके सर, समझ में आ गया। एंड डॉट 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 एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रॉन है। और आइसो मतलब सब जगह इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन ये सिंगली इलेक्ट्रॉन है, सिंगली इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन कुछ भी है कि नहीं? इसमें यहां पे देखो एक प्रोटॉन है, यहां पे देखो कितने प्रोटॉन है? 2 हैं। यहां पे देखो कितने प्रोटॉन है? कहां पे सर? जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके ऊपर देखो, इलेक्ट्रॉन तो निकल के चला गया, लेकिन 3 है हमारे पास। तो इसीलिए जेड इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ओके, गॉट इट? यस सर। जेड किसे इंडिकेट करेगा इस चैप्टर में? नंबर, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को। और जो न्यूट्रल एटॉम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, और वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। न्यूट्रल एटॉम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि हम सिंगली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक एटॉम की बात कर रहे हैं, तो वहां से अगर कोई दूसरा एटॉम है, भले उसमें प्रोटॉन 2, 4, 5 हो सकता है, लेकिन उनके बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाले स्ट्रक्चर का रिजल्ट पता है, बाकी का नहीं पता है, उसका हम स्टडी नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? हाँ, हम हाइपोथेटिकल चीज बनाएंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर का जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। बहुत बढ़िया। तो अब ये तो स्टेबल ऑर्बिट समझ में आया। दूसरा चीज कि इसके ऊपर भैया जो ये घूम रहा है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन? जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो जेड नंबर है और एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है E, तो इसीलिए हम ये टोटल चार्ज लिखते हैं न्यूक्लियस का Z इंटू E। समझना इसको, जेड क्यों लिख देता है बंदा? क्योंकि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का चार्ज भी E के ही बराबर होता है। E कितना होता है सर? E होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसके ऊपर -1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर इसलिए लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा। ओके, तो दूसरा चीज इसने बताया, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब सपोज करो ये कोई भी ऑर्बिट पे, अभी मुझे नहीं पता है, nth ऑर्बिट हम लिखते हैं जान के, कोई जनरल n डिस्क्रीट नंबर है, ये 1, 2, 3 कुछ भी हम लिख सकते हैं। हमने आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर n कर रहे हैं, तो nth रेडियस मान लिया, nth रेडियस का वेलोसिटी को vn मान लिया,
ये सब माना है हमने, ठीक है ना दोस्त। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा, कूलम ने जो फोर्स बताया कि दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के क्या होता है 1/4πε0। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यही एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर एन का होल स्क्वायर, और यही देता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसके बराबर होता है mv² बाय आर, जो मैकेनिक्स में अभी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं इसलिए सब जगह nn लगाए जा रहा हूं। दिस इज द इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जहां से ये सारा चीज हमारा क्लियर हो रहा है। अब देखना मेरे दोस्त, एक इक्वेशन तो ये निकल के आ गया, अब दूसरा इक्वेशन हम यहां पे ऊपर लिख रहे हैं जान के। ये जो बताया कि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, तो दूसरा इक्वेशन हम इस एंगुलर मोमेंटम से निकालते हैं। तो ये जो स्टेबल ऑर्बिट होता है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, ऐसे बगल में लिख देता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम का जो होता है फॉर्मूला वो है m RCM क्रॉस VCM, ये एक्चुअल में होता है जो तुम मैकेनिक्स में पढ़ते हो, ठीक है मेरे दोस्त। क्योंकि यहां R और V के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और ये MVR sin 90 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमें यहां पे सॉल्व करना पड़ रहा है। अच्छा, ये VCM तुम लोगों को विजिबल नहीं है, मैंने देखा अभी कैमरे में, इसको हटाया मैंने, अभी छोटा करता हूं और इसको लिखता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, जल्दी से देखो, एंगुलर मोमेंटम क्या है, जल्दी से देखो, यह है m R क्रॉस V। CM हम मैकेनिक्स में जब हम पढ़ेंगे रोटेशन, बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लिखते हैं m V R sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड V। तो हमेशा R और V, हमेशा कभी भी देखो, V इधर होगा R इधर होगा, हमेशा V इधर होगा R इधर होगा, हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा ऑलवेज। तो ये सर्कुलर मोशन में हमेशा ये 90 डिग्री पे ही रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं बताना मुझे, MVR sin 90, और sin 90 का वैल्यू होता है 1, इसीलिए हमेशा इस चैप्टर में MVR करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो MR क्रॉस V है, जो हमने बताया था तुम्हें, R क्रॉस V से निकलेगा, R क्रॉस V से निकलेगा। गॉट इट, क्लियर है नो। अब इसका जो ये फर्स्ट पोस्टुलेट्स हमने क्लियर किया इक्वेशन के टर्म्स में। अब यहां से हमने निकाला दूसरा चीज क्या है इसका वो समझो। बस 3 चीज बताया मैंने, एक स्टेबल ऑर्बिट, एक ये वाला चीज, और दूसरा ये वाला इक्वेशन जो एंगुलर मोमेंटम है। तो ये क्या बोलता है, जो एंगुलर मोमेंटम है MVR, ये फिक्स्ड है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर है। इस h/2π को h कट भी बोला जाता है, h कट बोला जाता है किसको, h/2π को। बोलो मजा आ गया तुम लोगों को, यस सर। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, बस हो गया पूरा बोर एटॉमिक मॉडल खत्म। अच्छा इतना ही है क्या सर, बस ये 3 ही चीज है मेरे दोस्त। तीसरा मैं बताऊंगा एक और चीज, जब ये ट्रांजिशन करेगा तब क्या होगा। लेकिन इन्हीं दोनों से सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो होगा उसको सेपरेट हम लेंगे कि अगर ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन तो ये एनर्जी को लेगा तो उछल के हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। लेकिन पहले एनर्जी स्टेट समझते हैं, तब वो तीसरा मैं हमेशा बताता हूं। पहले इन दोनों से सारा कुछ का कैलकुलेशन करते हैं अपन। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अगर ये आ गया तो तुम्हें समझो एक क्वेश्चन तुम्हारा तैयार है मेरे दोस्त, ठीक। तो पूरा बोर एटम को अगर मैं समराइज कर दूं तो ये 3 चीज पे होता है। एक ये स्टेबल ऑर्बिट के लिए बताता है, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिंगली इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। इसमें सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी है तो वहां पे हमने लिखा है सेंटर की तरफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से प्रोवाइड होता है जो mv²r होता है, मैकेनिक्स का इक्वेशन है। और क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम हमने फिक्स किया है तो mvr = nh/2π है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बोर्स एटॉमिक मॉडल पे कभी क्वेश्चन मत रेज कर देना, क्योंकि बोर्ड ने बोला मैं पोस्टुलेट्स दे रहा हूं, मानना है तो मान लो, नहीं मानना है तो अपना जानो। समझ आया कि नहीं आया? बोर्ड ने क्या बोला, मैं पोस्टुलेट्स दे रहा हूं, मेरे से मत पूछो कि मैंने ये कहां से लाया, बस लाया।
यस, दिस इज पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है समथिंग जो लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है, उसका कोई मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। तो बोर्ड ने क्या दिया? बोर्ड पॉस्टुलेट्स दिया है। तो बोर्ड के ऊपर हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, चुपचाप आंख बंद करके मानना पड़ेगा कि यस, इसके स्टेबल ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरीके से होगा। और अब हम इससे क्या क्या निकाल पाएंगे? देखो, ये दो इक्वेशन तैयार हो जाता है। इसमें रेडियस और वेलोसिटी, कोई भी आर्बिट्रेरी रेडियस और आर्बिट्रेरी वेलोसिटी है। तो जैसे ही हम वेलोसिटी और रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, दो चीज निकल जाएगा, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड को रिवर्स करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी पता चल, देखो कितना आसान है ये चीज, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। फिजिक्स बहुत आसान चीज है, छोटे छोटे चीज से बनता है। आसान बनाओ चीजों को ना यार। पूरा का पूरा बोर एटॉमिक मॉडल बता दिया मैंने तुम्हें, यही दोनों के ऊपर है और एक एटॉमिक ट्रांजिशंस के ऊपर है। तो दो इक्वेशन क्लियर, याद हो गया। एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। एन का वैल्यू इंटीग्रल है, एन क्या है? इंटीग्रल वैल्यू को लेगा। एन का वैल्यू क्या हो सकता है? जहां पे एन का वैल्यू है 1 2 3, ये क्या है? इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल फिक्स्ड वैल्यू है ये, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। वेलोसिटी निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, 12mv²। देखो कितना मजा आया। और रेडियस निकलेगा और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया अभी तुरंत, K Q1 Q2/R। R का वैल्यू पता चल गया, K का वैल्यू 1/4πε0 है, Q1 Q2/R। पोटेंशियल एनर्जी पता चला, काइनेटिक एनर्जी पता चला, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस पता चला। तो ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। और जैसे ही टोटल एनर्जी पता चलेगा, तुरंत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा बॉम्बार्डिंग कर देंगे अपन। फिर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन पे हम इसका वैल्यू रखते जाएंगे, एन का। फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी स्टेट एंड सो ऑन करते करते सारे एनर्जी स्टेट का हम पता कर लेंगे एनर्जी। हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट का एनर्जी, तो पूरा पिक्चर तुम्हारे दिमाग में सेट कर दिया। अब आगे बढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है? तो यहीं पे चीजें हो गया है। अब आराम आराम से चीजें तुम्हारे को समझ में आएगा। फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा भी क्लियर होगा। तो ये जो चीज क्लियर किया, इसको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो मैंने प्रूफ किया अभी वही चीज है, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स। अभी तुरंत बताया है मैंने कि बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट्स वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम कुड रिवॉल्व इन द सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। यही इंपॉर्टेंट बात है इसका, यही बताया। विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, जब कोई स्टेबल ऑर्बिट पे है तो कोई भी रेडिएशन नहीं करेगा। विदाउट मतलब नहीं करेगा। कॉन्ट्रेरी टू द प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बोला था? जब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशन करेगा, तो उसके कॉन्ट्रडिक्ट कर गया इसने स्टेबल ऑर्बिट का नाम देके। फिर देखेंगे। तो इस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आया है? अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट्स, each atom has certain fixed stable states in which it can exist and each possible state has definite total energy। ये जो डेफिनेट वर्ड यूज किया ना, इसने क्या किया? टोटल एनर्जी क्या कर दिया इसने? फिक्स्ड। अब बोला जब स्टेबल ऑर्बिट का भैया एनर्जी ही फिक्स्ड है तो रेडिएशन क्या खाक करेगा? यहां पे जाने वाला का एनर्जी फिक्स हो गया, वो ना कम करेगा ना ज्यादा करेगा। और कौन से शर्त पे करेगा वो बताया थर्ड पोस्टुलेट में। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो क्या तुम्हें मस्त वाला मजा आ गया क्या? तो ये चीज हमने तुम्हें अभी बताया। और इस स्टेबल स्टेट को क्या बोला इसने? स्टेशनरी स्टेट। क्या बोला? स्टेशनरी स्टेट। तो ये मैंने पूरा क्लियर किया तुम्हें। अब दूसरा चीज को भी देख लेते हैं, सेकंड पोस्टुलेट्स मेरे दोस्त। सेकंड पोस्टुलेट्स भी मैंने बता दिया। देखो, इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या बोलता है कि बोर्स सेकंड पोस्टुलेट्स डिफाइंस दीज स्टेबल ऑर्बिट्स। क्या बोला इसने? दिस पोस्टुलेट्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, where h is the Planck's constant 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल। और यहां से हमें पता चला कि ये एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, जिसका वैल्यू क्या होगा?
L इज इक्वल टू NH बाई 2 और यहीं से हमने क्या निकाला था, MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 तो एक इक्वेशन हमने यहां से प्राप्त कर लिया, इक्वेशन नंबर 2, जहां पे V वेलोसिटी है कोई भी nth ऑर्बिट का, हम यहां पे NN नहीं लिख रहे हैं, R रेडियस है और H प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि मैंने तुम्हें बताया, जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है। सारे वैल्यूज याद रखने हैं, सब कुछ याद रखना है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा 4 डालेंगे, ठीक है ना दोस्त। और यहां से क्या मिला उसे कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है मेरे दोस्त, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के चलते घूम रहा है और ये प्लस प्लस चार्ज के चलते, और यहां से हमें मिल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना क्या हो गया, के Q1 Q2 तो हो गया ZE स्क्वायर। अब मैं RN नहीं लिख रहा हूं बार बार N लिखने के लिए, मान लेंगे कि हम RN ही सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाय आर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा मकसद है मेरे दोस्त कि V और R को निकाल लेना, फिर ये निकलते ही हम काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। क्लियर ऑलरेडी? तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे पहला और दूसरा को सॉल्व करके देखते हैं क्या निकलने वाला है। देखो यहां पे MVR है, हाँ सर, और यहां पे क्या है, MV स्क्वायर बाय आर है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक आर से एक आर को खुपाच कर देते हैं और ये आर को इधर ले जाते हैं और इस आर का वैल्यू दूसरे में पटक देते हैं, तो V का वैल्यू निकल जाएगा तुरंत से। क्या बोलते हो? तो ये आर को उधर ले गए, ओके, आर उधर गया तो ये सारा नीचे आ गया, कोई कटफट अभी नहीं हो रहा है, हाँ सर। तो ये हो गया ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर। ये आर का वैल्यू हमें मिल गया है मेरे दोस्त, ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बताओ, MV स्क्वायर बाय आर तो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस किया था और हमारा काम करके रख दिया। तो ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर यहां पे पटक देंगे, ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर। तो यहां पे खिचड़ी पकेगा, इसलिए दूसरे वाले पेज को मैंने ऐड किया और ये वाला चीज को यहां पे लाके सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं मैं, यहां पे खूब सारे पेजेस। तो अब हो गया है हमारे पास क्या, देखो हमारे पास है MV और R का वैल्यू मैंने निकाला है ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर। बोलो यही तो निकाला अभी तुरंत, R का वैल्यू ZE स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MV स्क्वायर। तो हो गया MVR इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, NH बाय 2 पाई। अब यहां से कटफट कर सकते हो जो भी तुमसे हो रहा है, पाई से खुपाच हो गया, ये टकाक हो गया। ओके, बहुत मजा आया सर। और कुछ निपट रहा है क्या? हाँ, ये खुपाच और खुपाच हो गया सर। और कुछ निपट रहा है क्या? नहीं सर। हमें यहां से क्या मिला वो देखो, इस V से खुपाच और खुपाच निकल गया, सब कुछ खत्म है। ये वाला V गया यहां और ये वाला NH आया यहां, तो ये हो गया ऊपर में, ये दोनों खत्म, ये ZE स्क्वायर ही है। हाँ सर, ये तो ZE स्क्वायर ही है डिवाइडेड बाय, जरा ध्यान देना, ये सब नीचे, तो क्या हो जाएगा 2, यहां पे एप्सिलॉन नॉट, यहां पे NH। बोलो मजा आ गया, 2 बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, N बचा, H बचा, तो ये नीचे आया और ये ऊपर गया V, तो V का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा, ये जो वेलोसिटी है उसको जरा ध्यान पूर्वक देखो। तो वेलोसिटी में क्या इंपॉर्टेंट है सर? इंपॉर्टेंट है ये Z और ये N, बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो ये जो E है जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, E स्क्वायर को इधर लिख दो, ये जो 2 है कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, और हमने यहां पे क्या लिखा, इनटू Z बाय N। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Z बाय N। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। N क्या है कि सेंटर से और कितनी दूरी पे है, वो नंबर्स है। तो Z बाय N के प्रोपोर्शनल हो गया ये। अगर तुम हाइड्रोजन के लिए निकालते हो तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू होता है 1। तो हाइड्रोजन के लिए स्पेशली अगर तुम लिखना चाहते हो फॉर H एटॉम, तो क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय N। बोलो मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन निकलता है। जब वेलोसिटी तुमने निकाल लिया है, ZE स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट HN है, तो रेडियस निकल गया तुरंत से। तो यहां पे हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी किया। हमने किसको निकाल दिया, वेलोसिटी को। क्या ये सब रट्टा मारना है सर? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। डबल आर्मी बनना है तो ये याद रखना चाहिए तुम्हें, ये चीज तुम्हें मिस नहीं करना है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू Z बाय N। दूसरे पेज पे हमने क्या काम कर दिया, रेडियस निकाला। रेडियस को देखेंगे आप लोग,
रेडियस निकाला, रेडियस अभी तुरंत बताया मैंने फॉर्मूले में, R इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ बेटा, जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी से बताओ, mv स्क्वायर। अरे यही तो लिखा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, यही तो लिखा हुआ है यहां पे। R इज इक्वल टू क्या निकाला, जेडी स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। बोलो, मस्त मजा आया कि नहीं आया। अब यहां पे v का वैल्यू तुमने निकाल लिया है। हाँ सर, v का वैल्यू हमने निकाल लिया है, बिल्कुल निकाल लिया है सर। तो ये भी जेडी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट hn, ये लिख दीजिए, जेडी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट hn, यहां पे रखिए इस v के बदले क्या रखिएगा, जल्दी से बताइए, जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बच्चा लोग, मेरे साथ होना। और अभी जो निकाला है तो ये v स्क्वायर है, तो जेडी का होल स्क्वायर तो लिखिए जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर का होल स्क्वायर e4। बोलिए, जेडी का होल स्क्वायर है ना यार, और फिर क्या है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई हजार, यस सर। तो पाई है या नहीं है, पाई है या नहीं है, नहीं है। 2 एप्सिलॉन नॉट NH, तो इसका स्क्वायर करा ऊपर जाके, तो 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर h का स्क्वायर, यही था चार चीज, 2 n h एप्सिलॉन नॉट, चार चीज, ठीक। तो चार चीज का स्क्वायर कर दिया, देख लो, 2 n h एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो निकला वो क्या निकलेगा, रेडियस। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान देखेंगे। अब इसको खुपाच खुपाच करते हुए चलते हैं। ये कलर चेंज कर देता हूं, ये हो गया खुपाच खुपाच, क्लियर है बिल्कुल। यहां पे एक z खुपाच खुपाच, ये स्क्वायर से खुपाच खुपाच, यहां पे ये स्क्वायर बचा हुआ है, ध्यान से देखते चलो। एप्सिलॉन नॉट से टकाक टकाक, और कुछ भी नहीं। तो क्या बचा देखो, n स्क्वायर h स्क्वायर, ऊपर में क्या बचा n स्क्वायर h स्क्वायर, h स्क्वायर को अलग करो, n स्क्वायर को अलग करो। नीचे क्या बचा हुआ देखो, एक z, क्योंकि एक पावर खत्म हो गया, n स्क्वायर बाई z। और ऊपर में क्या आया वो देखो, ऊपर में कुछ भी n स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। और नीचे क्या हो गया, पाई e का पावर 2, पाई e स्क्वायर। बोलो, मस्त वाला मजा आ गया क्या, कितना सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को समझना। तो क्या ये सब रट्टा मारना है, बिल्कुल भी नहीं। फिर से हमें ये याद रखना है कि here the radius is proportional to n स्क्वायर बाय z। ये बहुत बड़ा मंत्र है। और तुम्हें मैं बता दूं, ये जो चीज हमने सॉल्व किया है, ये जो चीज सॉल्व किया है, इसको हम नाम देते हैं एक कांस्टेंट, समझ में आया। और इसको हम लिखते हैं r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब तुम्हारा कहानी पूरा खत्म है बेटा, तुम्हें रेडियस पता चल गया और तुम्हें, जल्दी से देखना, वेलोसिटी पता चल गया। अगर रेडियस और वेलोसिटी दो चीज तुम्हारे हाथ में आ गया है मेरे भैया, यदि रेडियस और वेलोसिटी तुम्हारे हाथ में आ गया है मेरे भैया, तो क्या हुआ सर, तब तो दंगल हो चुका है ना। रेडियस और वेलोसिटी ही तो गेम कर रहा था। अब देखो कैसे टोटल एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, सब कहानी सेट कर देते हैं। तो आओ अब हम देखते हैं टोटल एनर्जी की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। यहां पे आ जाओ जल्दी से, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, जल्दी से देखना। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट जो होगा, उसका हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसे हम समझना चाहते हैं। तो टोटल एनर्जी में दो चीज है, कौन कौन सा चीज है, एक चीज है पोटेंशियल एनर्जी। जरा देखना, पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन क्या होता है बताओ मुझे। ये होता है के ही लिखते हैं, छोटा के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, तो के जेडी स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत नहीं हुआ तुम लोगों को, मजा आया, यस सर। काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या लिखेंगे सर, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर। कोई परेशानी तुम लोगों को नहीं सर। अब हमारे पास v भी पता है, हमारे पास r भी पता है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लायक हो चुके हैं सर। हमें जरा सा भी अब दिक्कत नहीं आएगा सर। बोलो हाँ है ना, पक्का का पक्का, रेडी हो। अब यहां से एक थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दूं तो मजा आ जाएगा मुझे। देखो तुम्हें मजा दिला देता हूं, ऑल्दो ये मैं कैलकुलेट करूंगा, लेकिन टोटल एनर्जी का मजा दिला रहा हूं मैं। अभी मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्यों ना इसमें गेम खेल दिया जाए। पोटेंशियल एनर्जी है k जेडी स्क्वायर बाय आर, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है
जरा सा इसको देखो, तुम मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें। अब जरा सा ऊपर आओ, जरा सा ऊपर आओ, काइनेटिक एनर्जी का गेम दिखाता हूं मैं। मैंने अभी इक्वेशन क्या लिखा था, जरा सा इसको देखो। 1/4 मतलब के, इसका इक्वेशन क्या है, जरा सा यहां पे लिखता हूं मैं। मैंने लिखा के जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर। ये आर और आर खत्म, एमवी स्क्वायर का वैल्यू क्या है वो जरा देखना। एमवी स्क्वायर का वैल्यू है के जेडी स्क्वायर बाय आर। बोलो मजा आया क्या जीवन में? हाँ सर, ये के जेडी स्क्वायर बाय आर निकल के आ गया। क्या मैं इस एमवी स्क्वायर का वैल्यू यूज कर लूं के जेडी स्क्वायर बाय आर? क्या मैं एमवी स्क्वायर का वैल्यू यूज कर लूं के जेडी स्क्वायर बाय आर? क्या मैं इस एमवी स्क्वायर का वैल्यू यूज कर लूं के जेडी स्क्वायर बाय आर? हाँ सर, यूज कर लो, यूज कर लो। स्क्वायर लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। यहां पे दो बार स्क्वायर ये लिखा है मैंने स्क्वायर, लेकिन ये दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, थोड़ा इधर कर दिया। आया समझ में? तो अब इसको मैं के जेडी स्क्वायर बाय आर अगर रखूं तो तुम्हें समझ में आएगा। सर ये जो न्यूक्लियस है, सर ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ना सर, वो माइनस ई है सर। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना सर, वो आर है। सर जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो ना तो साइन कंसीडर करते हैं। जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो साइन कंसीडर करते हैं, तो एक जेडी का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के चलते यहां पे माइनस आ जाता है सर। एक जेडी का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के चलते साइन कंसीडर किया, प्लस माइनस का प्रोडक्ट किया, माइनस आ जाता है सर। तो ये एमवी स्क्वायर का अगर आप वैल्यू देखोगे सर, तो अभी तुरंत जो निकाला है ये तो के जेडी स्क्वायर बाय आर के बराबर होने वाला है। हाँ, और पीछे 2 है। हाँ, तो देखो कितना मजा आया तुम्हें। इसका वैल्यू एक्चुअल में माइनस के जेडी स्क्वायर, ओ सॉरी माय बैड, प्लस के जेडी स्क्वायर, क्योंकि एमवी स्क्वायर का वैल्यू अभी तुरंत बताया मैंने के जेडी स्क्वायर बाय आर और 2 है। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में खतरनाक रिलेशन है। पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा है काइनेटिक एनर्जी। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, बिल्कुल मत डरो। तो यहां पे जब सर ये वाला चीज माइनस में हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जब हमने लिखा सर के जेडी स्क्वायर बाय 2r, तो मजा तो और आया, जबरदस्त आया। अब यहां पे देखो, मैं हमेशा तुम्हें सिखाता हूं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, तो हो गया -2, और ये 2r मिल गया, तो ये हो गया सर 2r एलसीएम का। बहुत मजा आया। अब ये दोनों में चीजें सेम है। देखो ये 2 रुपए का घाटे पे चल रहा है और ये 1 रुपए का फायदे पे चल रहा है। माइनस का मतलब घाटा मेरे दोस्त, प्लस का मतलब फायदा, चीजें सेम है। तो 1 रुपए का घाटा होगा, तो 1 रुपए का घाटा मतलब -1 तो लिखते नहीं है, के जेडी स्क्वायर। बोलो मजा आ गया क्या? यानी कि ये टोटल एनर्जी है सर, और टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव है। इस निगेटिव का क्या मतलब है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये निगेटिव हमेशा इस चीज को बताने की कोशिश करता है मेरे भाई, ये निगेटिव हमेशा इस चीज को बताने की कोशिश करता है मेरे भाई कि ये एक बॉन्डेड सिस्टम है, जिसका एनर्जी जो है वो इन दोनों के इंटरेक्शन के चलते डेवलप हुआ है। तो कभी भी अगर कोई बॉन्डेड सिस्टम है जो कि इस तरीके से दो चीज के अट्रैक्शन के चलते होता है, उसका टोटल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो एक बॉन्डेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो लिख लीजिए, इसको मेंशन करिए अपने नोट्स में। अब ये चीज बड़ा बवाल का निकला है सर, इसमें माइनस आधा को अगर निकाल दें तो ये के जेडी स्क्वायर बाय आर जो है वो इसके बराबर हो गया, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का सीधा आधा हो गया सर। और टोटल एनर्जी निगेटिव है, और ये दोनों में सिर्फ अंतर इतना है सर कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो मॉडुलस मैं लिख सकता हूं, मॉडुलस ऑफ काइनेटिक, सॉरी इसका मॉडुलस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ये निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। क्या तुम्हें मस्त मजा आया क्या? इसके ऊपर 4 बार जेईई मेन में, नीट में, एम्स में सब बार क्वेश्चन आता है इस लाइन के ऊपर। अभी तुरंत क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि भैया ये जो टोटल एनर्जी है ना, ये जो टोटल एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो मॉडुलस है, क्योंकि टोटल एनर्जी निगेटिव है, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। फिर दूसरा चीज इसका, ये जो टोटल एनर्जी है ना भैया,
ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। और तीसरा चीज ये जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे दोस्त, वो पोटेंशियल एनर्जी के मॉडुलस का डबल है, क्योंकि इसको ये इतना जो है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मॉडुलस है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये तीनों ब्रह्मास्त्र तुम्हें दे रहा हूं मेरे दोस्त, डायरेक्ट आंसर करना है तुम्हें और सीधा क्वेश्चन आता है इसी से। ऑल्दो अभी बचा हुआ है खेल, अभी तो अगला पेज मैंने कॉपी किया और इन सब का वैल्यू लिखूंगा मैं अब, कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी। तो तुरंत पता चल गया तुम्हें कि ये भैया पोटेंशियल एनर्जी का आधा होगा या काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होगा। तो ये लाइन को अब मैं अपने पेज के लिए हटा रहा हूं, फिर से कॉपी कर लिया हूं मैं पेज को। समझ रहे हो ना मेरे दोस्त? हाँ सर समझ रहे हैं। ये निगेटिव बॉन्डेशन एनर्जी, बॉन्डेड एनर्जी की बात कर रहा है, और ये सारा चीज जो है वो भी मैंने बता दिया है इसको सॉल्व करके कि ये जो है वो क्या है। जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो मेरे दोस्त कि सर आपने बता दिया है कि ये टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर देंगे, ये निकल जाएगा। तो यहां पे मैंने सॉल्व करके क्या लिखा था, ये बिल्कुल माइनस kZe²/2r लिखा था, और जो किसके बराबर है, निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अब हमारा मकसद काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है मेरे दोस्त। तो अब आर भी पता है और यहां पे ये भी पता है कि नहीं? तो टोटल एनर्जी भी पता है, तो तीनों चीज को फटाक से सेट करके निकाल देते हैं। चलो यहां पे सर माइनस के का वैल्यू अब लिखना पड़ेगा हमें, 1/4πε0, बहुत मजा आया, इनटू Ze², बहुत मजा आया। और आर का वैल्यू जो निकाला वो पुट करते हैं यहां पे सर, 1/4πε0, बहुत मजा आया। ये Z बहुत मजा आया, E² बहुत मजा आया, और यहां पे जो हो गया वो हो गया 2, ये वाला 2, और R का वैल्यू यहां पे भी पुट कर देते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी में V क्यों निकालेंगे हम इन दोनों को किस पे सेट कर दिए हैं मेरे दोस्त, R पे। और R का वैल्यू मैंने अभी तुरंत बताया है तुम्हें, R का वैल्यू मैंने अभी तुरंत बताया है मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग की, n²/z के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी हमें ये सारा चीज चाहिए, तो n²/z तो याद ही रहेगा जीवन भर, ε0 h²/πa², ε0 h²/πa², n²/z हमेशा याद रखना है। और ये ε0 h²/πa² लिख दो। तो n²/z तो हमेशा है सर, तो n² ऊपर लिखिए और इसके नीचे का z यहां पे लिखिए। और ये क्या है सर वो देखिए, यहां पे भी लिख ही देता हूं मैं, n² ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाय z जो है वो ऊपर लिखिए, ओके। और ये जो चीज है ये क्या है सर, ε0, ठीक है। और क्या था जल्दी से बताओ मुझे, ये सब ε0 h²/πa², ε0 h² इंटू πa², ε0 h² इंटू πa²। अब इतना याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है, वो आने वाला है। याद क्या रखना है, वो आने वाला है मेरे दोस्त। तो अब देखो तुम्हारा गेम ऑन हो चुका है, कहानी सेट हो चुका है, खुपाच टकाक करते चले जाओ। ये πε0 है यहां पे, तो यहां पे 2 है, ऊपर में कोई नंबर नहीं है, तो ये 8 है, ध्यान देना। यहां पे z है, यहां पे z है, तो एक π ही कैंसिल हो रहा है, और कुछ नीचे नहीं, और कुछ ऊपर नहीं, हो गया Z² e का पावर 4, Z² e का पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो 4 2 8, ε0 h² और ये n², लिखो ε0 h² n², याद ये रखना था। और ये वैसे भी पता था, क्योंकि वेलोसिटी Z/n के प्रोपोर्शनल अभी तुरंत सिखाया है मैंने, क्योंकि वेलोसिटी Z/n के प्रोपोर्शनल अभी तुरंत सिखाया। तो काइनेटिक एनर्जी करोगे तो V², तो Z²/n² आएगा, बोलो हाँ है ना, Z²/n² आएगा। Z²/n² आएगा। देखो जो 720 लाता है उसको सब कुछ पता होता है, तो तुम इसे मुश्किल मत बनाओ, तुम भागो मत अपने मेहनत से, इसको इतनी बार करो कि ब्लड सेल में घुस जाए।
क्योंकि टारगेट 680 प्लस होगा तभी जीएमसी मिलेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरे दोस्त। और उसके लिए लगातार मेहनत, लगातार रिवीजन, लगातार पेन कॉपी चला चला के याद रखना पड़ेगा चीजों को, तब हम सेलेक्ट होते हैं, तब हमारा काम होता है। तो ये जीवन तक तुम्हें ये बात अपने अंदर घुसा लेना है कि इस दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो मेहनत का सब्स्टिट्यूट है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे दोस्त। घिसना तो पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, तब वो सपना पूरा होता है जिसके लिए आप जीवन तक, अभी तक के लाइफ में और लाइफ टाइम तक सोचते रह जाओगे अगर नहीं मिलेगा तो। इसीलिए अगर इतना बड़ा चीज है वो आपके लिए, तो आपको ये सेक्रीफाइस करने होंगे मेरे दोस्त। और बिना सेक्रीफाइस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। बिना एसी का, बिना पंखे का, मैं भी अभी पढ़ा रहा हूं, सेक्रीफाइस है, गर्मी से हालत खराब हो रही है। लगातार कांस्टेंट मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर देता हूं, मैं लाइव नहीं लेता, ताकि इफेक्टिव चीज मैं दे पाऊं तुम्हें, तुम्हारा फोकस बना पाऊं। इसके लिए तुमसे बात करता हूं, प्लान करता हूं, हर एक चीज के ऊपर मेहनत करके आता हूं। हर एक लेक्चर में प्रिपरेशन टाइम लगता है, पता है तुम लोगों को। कुछ भी पढ़ा दूं मैं कभी भी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं प्रिपेयर होके आता हूं एवरीथिंग, ताकि तुम ये जो 55 मिनट 50 मिनट में मैं लेक्चर देता हूं उसमें वो चीज गेन कर पाओ जो दुनिया 1.5 घंटे में तुम्हें देती होगी। तो बच्चों, समझना इस चीज को कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और यही वो तरीका है जो कांस्टेंट लगे रहने से हमें सफलता देगी मेरे दोस्त। तो याद रखना है ये सारी चीजें। तो वेलोसिटी जब जेड बाय एन है सर, तो आपने वी स्क्वायर किया तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो आना ही था, ये तो वैसे ही आपने बता दिया। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम तरीके का बिहेव कर रहा है, देखो सेम तरीके का बिहेव कर रहा है, बस इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो इतना क्या सोचना है, यही चीज रखो, यहां पे 4 रखो माइनस करके। अरे यार सर, मजा दिला दिया है आपने। यहां पे 4 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी है वो भी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, और दोनों को सम करेंगे तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 का निगेटिव का और ये 1 का निगेटिव, तो 1 का निगेटिव आ जाएगा ना, तो एक्चुअल में 1 का निगेटिव आएगा, तो यही चीज कॉपी हो जाएगा, जेड स्क्वायर ई का पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। मजा तो अब आएगा। हर एक रिलेशन, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ये भी प्रोपोर्शनल टू, देखो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, ये भी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है। यहां पे सटा के इसलिए लिख रहा हूं, तुम्हारे कैमरा में दिक्कत होती है इसलिए। और यहां पे भी ये भी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है, और ये निगेटिव का मतलब मैंने तुम्हें अभी समझा दिया है। तो ये टोटल एनर्जी के ऊपर सारा गेम हमने किया है, मस्ती भरा गेम किया है, चीजों को समझा है, और अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने में हमें हेल्प करेगा ये टोटल एनर्जी। अब जब तुम इस टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन को देखोगे तो अब ध्यान देना, ये जितने चीज हैं जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को छोड़ दो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है तुम्हें, कांस्टेंट है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट पता है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तुम्हें। तो ये ई का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन एच स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यहां से आता है क्या ये? यस, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 का पावर -12 का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। सब पता है, कर दिया सॉल्व मेरे दोस्त। तो बचेगा क्या? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू अ कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉल्ड नहीं, कैलकुलेटेड एज। तो ये हो जाएगा इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये देखो मजा दिया। ये कोई भी जनरल एटॉम के लिए है मेरे दोस्त, फॉर एनी एटॉम, बट इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए है, और अगर हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं उसके लिए जेड का वैल्यू आ जाएगा 1, और जेड का वैल्यू जैसे ही 1 होगा तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। इसी को रेडबर्ग कांस्टेंट्स के भी टर्म्स में लिखते हैं, लेकिन वो चीज लिखने से पहले अब मैं इसका ऑपरेशन करता हूं। अब मैं हाइड्रोजन एटॉम के लिए बात करता हूं और फिर तुम्हें पढ़ाता हूं क्या, थर्ड पोस्टुलेट्स। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को पता है कि कल मैंने लॉन्च किया है एक ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम
विद टेस्ट सीरीज, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। और ये जो मेरा लेक्चर प्लान है फिजिक्स का, तो ये प्लान जो हमारा सुबह और शाम फ्री चल रहा है, तो पूरे साल की पढ़ाई तो हम फ्री दे रहे हैं आपको। हम सिर्फ टेस्ट सीरीज और स्पेशल सिलेक्शन गारंटेड प्रोग्राम निकाले हैं, जिसमें मैं पर्सनलाइज्ड वे में आपको गाइड कर रहा हूंगा, और वो सिर्फ और सिर्फ 3000 में कंप्लीट नीट के एग्जाम तक। और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट चाहते हैं तो मैं 50 टेस्ट में से 25 टेस्ट आपके घर भेजूंगा, और 25 टेस्ट आपको दूंगा जो इंडिया में कोई नहीं दे रहा है। हम वो सब क्वेश्चंस बनाए हैं इस टेस्ट सीरीज में जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो न्यू क्वेश्चंस फ्रेम्ड हुआ है। यस, समझना, हमारे जितने भी बायोलॉजी में मेंटर्स हैं वो सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो 2-3 इयर्स प्रिपेयर करके जा रहा है। तो एक डॉक्टर ने मुझे बताया था, सर जो सारे लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एनटीए जो क्वेश्चन बनाती है ना सर बायोलॉजी में भी, वो भी नहीं दे रहा है। हम वो भी किए हैं, और लास्ट 4 मंथ्स में लगभग 10-15 घंटा हमारी टीम ने काम करके 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग सब रेडी है हमारे पास। हम इसे आपको 15 सितंबर पे घर पे पहुंचा पाएंगे, 5 दिन में अगर आप कर लेते हैं तो ये 1500 का है। ये ऐसा टेस्ट है जो आपको कोई इंडिया में नहीं देगा भैया। और 50 टेस्ट में से 25 आपको हम आपके मेल या फिर व्हाट्सएप पे टॉपिक वाइज मेल क्वेश्चंस है, और चैप्टर वाइज है, वो आपको भेजेंगे, ताकि टॉपिक वाइज प्रिपेयर करोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो ये वो चीज है 1500 का। अगर आपको घर पे चाहिए तो आप ये करो, और अगर 50 के 50 टेस्ट मेरे गाइडेंस में आपको चाहिए, आपको मैं देता रहूंगा रेगुलर बेसिस पे। आज ये लेक्चर का ये तैयार करना है, एक कस्टमाइज प्लानर बना के, फुल मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, जो 2 दिन में हर एक ऑल्टरनेट डे में जो आपको है हमारा कुछ ना कुछ मैसेज आएगा, और हर एक 3 डेज में हम आपसे मिलेंगे एकदम बातचीत करके। तो ये दोनों चीज अभी 50% डिस्काउंट पे है नेक्स्ट 4 डेज के लिए, और आप ये बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसका फीस आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ही दे सकते हो, और जो वीडियो मैंने लॉन्च किया वो जाके देखिएगा, उसके नीचे जो हमारे पास आपके लिए गूगल फॉर्म दिया है वो जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि उसी एड्रेस पे हम आपको भेज पाएंगे। तो जो भी टेस्ट सीरीज लेने वो प्रॉपर एड्रेस लिखें और सारा गूगल फॉर्म जरूर भेजें, क्योंकि वही हमारे पास डेटा कलेक्शन है, क्योंकि फीस यहां से आएगा तो हमें वहीं से पता चलेगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोग इसका एंजॉय करें और अपने सिलेक्शन को श्योर करें। अब हम बात क्या कर रहे थे सर? हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे सर। तो इसको मैं हटा रहा हूं अभी मेरे दोस्त, और मैं यहां पे लिखता हूं क्या 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 सर, फॉर एच एटम। हम यहां पे क्या लिख रहे हैं मेरे दोस्त? फॉर एच एटम। अब एच एटम की कहानी हो रही है। जब एच एटम की बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन क्या होगा, जल्दी से देखना। फॉर एच एटम, यहां पे देखना मेरे दोस्त, फॉर एच एटम, ये कलर नहीं चल रहा है क्या? अच्छा, तो मुझे नहीं लगा ये कलर, व्हाइट ब्लैक बढ़िया चलता है ना। फॉर एच एटम, ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एच एटम का जब भी बात करेंगे सर आप ना, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 1। जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एनर्जी जो है ना nth ऑर्बिट का हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और यहां पे जैसे जैसे मैं n का वैल्यू रखता जाऊंगा वैसे वैसे एनर्जी आता चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब आप एनर्जी को कैलकुलेट करोगे ना, तो ये लेवल ऑफ एनर्जी आएगा। मैं बार बार बताता हूं तुम्हें, ये लेवल ऑफ एनर्जी है। तो पहला n = 1 का जो एनर्जी लेवल है वो 1 रखने से आएगा, जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंडिकेट करेगा। अगर आप 2 रखोगे तो दूसरा एनर्जी लेवल यहां पे बन के आएगा। 2 से डिवाइड करो 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3.4 आएगा। करो 2 का स्क्वायर 4, n = 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे दोस्त? 4, 4 से 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यह हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम है मेरे दोस्त। चाहे n = अच्छा, इन दोनों का गैप कितना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अब मैं इस गैप में इंटरेस्टेड हूं। इसमें से इसको घटाओ, 10.2 आया, तो ये गैप जो है डेल्टा E वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। ठीक है, अब तीसरा लेवल ऑफ एनर्जी हम निकालते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। हां सर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, तो 9 1 जा 9, बचा कितना यहां पे जल्दी बताओ? 4 और 6 कितना हुआ? 46, 9 5 जा
45, तो ये कितना आता है -1.54 आता है मेरे दोस्त, 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब ये n=3 एनर्जी लेवल पे है। अब ये बात ध्यान रखना, ये देखो 3.4 और ये 1.54, इनका गैप कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये 10 का है, तो इतना गैप मत रखो, दिखाओ भी दुनिया को कि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है मेरे दोस्त। ये कितने का है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, -1.54। क्या मजा आता जा रहा है, सारे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, देख लो यूनिट है, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट में से एक है ये। अब अगला देखते हैं, देखो ध्यान से तुम, इसके बाद n=4 रखो, n=4 का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो इससे भी कम दिखेगा गैप, इससे भी गैप जरा देखना, इससे भी गैप जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पे देखो सर 4 जा जल्दी बताओ 16 से डिवाइड किया, अब यहां पे n=4 पे, तो 16 से डिवाइड करोगे तो ये 13 है, ज्यादा हो गया तो 0.85 आएगा, कर लेना कैलकुलेशन तुम लोग, 0.8584 के आसपास आएगा। तो तुम देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन लेवल का एनर्जी डायग्राम सर आपने बना दिया है। इसी तरीके से ये चलता जाएगा, डॉट 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 एकदम अब क्लोज ये जनता चला जाएगा, और जब हम लॉन्ग जाएंगे n=इन्फिनिटिव जाएंगे तब बताना। इन्फिनिटिव मतलब बहुत बड़ा, समथिंग बाय इन्फिनिटिव इज टेंड्स टू 0, तो जब इनफाइनाइट लेवल पे जाते हैं तो इसका एनर्जी जो है वो हम बोलते हैं सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, और उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंच गया। 0 ज्यादा बड़ा है और 13.6 निगेटिव में सबसे कम है। तो फिजिक्स में जो सबसे कम एनर्जी वाला होता है उसे बोलते हैं स्टेबल स्टेट। तो यहां पे फॉर हाइड्रोजन लाइक एटॉम, फॉर हाइड्रोजन एटॉम n=1 का एक स्पेशल नाम है जिसे दुनिया बोलती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, और दुनिया में हर एक लोगों की इच्छा यही होती है मेरे दोस्त, ये एक स्टेबल स्टेट है ग्राउंड स्टेट की, हम यहां पे पहुंचे। हर एक एनर्जी स्टेट पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका परम इच्छा यही होगा कि भैया यहां पहुंचा दो मुझे किसी भी तरीके से, ताकि जीवन में शांति आए। जब तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होता है तो तुम बुखलाए हुए रहते हो, घूम रहे होते हो इधर उधर, अनंत पे हो, अब तुम अपने घर आना चाहते हो तो एनर्जी तुम्हें रिलीज करना पड़ता है, और यही है थर्ड पोस्टुलेट्स। तो यहां से मजा दे रहे हैं अपन। अब यहां का इलेक्ट्रॉन को दिले से इच्छा क्या है कि वो यहां आ जाए। अच्छा कलर चेंज करता हूं मैं, या हर एक जगह के इलेक्ट्रॉन की दिले से इच्छा बस एक ही रह गई है कि भैया किसी तरीके से यहां पहुंचा दो, इसका भी भैया किसी तरीके से यहां पहुंचा दो, इसका भी भैया किसी तरीके से यहां पहुंचा दो, इसका भी भैया किसी तरीके से यहां पहुंचा दो। इन सब की दिली सी इच्छा भी यही है कि किसी तरीके से यहां पहुंचा दो। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, तो हमारे पास सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम तैयार होता है, इसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। किसी भी लेवल से अगर फर्स्ट लेवल पे आता है तो उसको हम स्पेशल नाम देते हैं लाइमन सीरीज का। इसके ऊपर बात करते हैं, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, प्रीफंड सब। लेकिन अभी एक चीज पहले क्लियर करें, थर्ड पोस्टुलेट्स, फिर ये डायग्राम दोबारा आएगा मेरे दोस्त। तो ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करता है। कितना, इस गैप का एनर्जी रिलीज करता है, तभी वो यहां पे आएगा। और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी क्रिएट होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टेबल एनर्जी स्टेट है, ये यहां से अगर उछल के यहां तक जाना चाहता है तो इतना ही गैप का एनर्जी का जो फोटोन है वो इसे खिलाना पड़ेगा, तब ये यहां पे आएगा। ऑल्दो यहां पे भी वो बहुत माइक्रो सेकेंड के लिए रहता है, मिली सेकेंड के लिए, और तुरंत से यहां पे आता है फिर से एक रिलीज करके, क्योंकि यही स्टेबल स्टेट है, यहीं पे वो आके रुकेगा। तो अब थर्ड पोस्टुलेट्स हम पढ़ाना चाह रहे हैं तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब होता है तब रेडिएशन होता है। स्टेबल स्टेट में कुछ नहीं होता। अगर ये इलेक्ट्रॉन इतने गैप के एनर्जी का रेडिएशन कर दे, hc बाय लैम्डा और h न्यू निकाल दे, hc बाय लैम्डा या h न्यू का एनर्जी निकाल दे, कितना, ये डेल्टा ई, वो गैप इतना एक गैप होना चाहिए, तब ये यहां पे आएगा। अगर इतने गैप का निकाला तो यहां पे आएगा, इतने गैप का निकाला तो यहां पे आएगा, एंड सो ऑन। तो रेडिएशन अब स्टार्ट करवाया किसने, बोर ने, जो कि कंफर्म करवाया किसको, जल्दी से बताओ, किसको, जल्दी से बताओ, अपने जो हमारे पास मैक्सवेल का जो
क्वांटम थ्योरी था इसमें कि हम रेडिएशंस को देख रहे थे, उस पे यहां से समझ में आया। और यहां से भी रेडिएशन होगा। अगर स्टेबल स्टेट में इतने गैप का एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन उछल के यहां जाएगा, अगर इतने गैप का एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन उछल के यहां जाएगा। तो थर्ड पोस्टुलेट्स हमारे सामने आया इसी तरीके से। इस एनर्जी को पढ़ के क्या आया वो देखो। अब थर्ड पोस्टुलेट्स क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट्स ये बोल रहा है क्या, incorporate into atomic theory that early quantum concept that had been developed by the Planck and Einstein। ये क्या बोल रहा है देखो, it states that an electron might make transition from one of it specified non-radiating मतलब stable, जिसका एनर्जी जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, फिक्स्ड है, उसको क्या नाम दिया, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर लोअर एनर्जी। तो ट्रांजिशन कब करेगा, जब हायर से नीचे आएगा तो रेडिएट करेगा। और एक्सेप्ट कब करेगा, व्हेन इट गोज सो अ फोटोन इज इमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो जो ट्रांजिशन करेगा उसका जो डेल्टा ई होगा, और हमेशा याद रखना ई हायर माइनस ई लोअर होगा, ई लोअर मतलब नीचे वाले का, और ये जो एनर्जी है वो एच सी बाय लैम्डा या फिर एच न्यू के बराबर होगा। तो जो भी रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ और उसका फ्रीक्वेंसी हम इस फॉर्मूला से अब निकालेंगे मेरे दोस्त। तो अब यहां से हमें पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हमें डेल्टा ई जो भी गैप है डिवाइडेड बाय एच करना पड़ेगा, वेवलेंथ निकालना है तो हमें एच सी डिवाइडेड बाय डेल्टा ई करना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें खूब बताया हुआ है एच सी का वैल्यू मेरे दोस्त, एच सी का वैल्यू मैंने बताया हुआ है कितना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एच सी का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो आज ये सारा तीनों पोस्टुलेट्स को हमने कवर अप किया और अब हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर चल रहे हैं, और ये सब मैं बताऊंगा ग्राउंड स्टेट लोअर स्टेट ये सब, लेकिन पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे ये न्यूमेरिकल बहुत बार आया जेईई मेन में, अभी आया था 2024 में, नीट में इस साल भी आया है। तो इसको जरा देखो, अभी देखो बोल रहा है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉम इज दिस, देखो निगेटिव है और इसी का पॉजिटिव हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था। हाँ सर बिल्कुल ये दोनों बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव 3.4 एंड अभी तुरंत बताया था पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का मॉडुलस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यही बताया है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में निगेटिव होगा और इसका डबल होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है, ये टोटल एनर्जी के बराबर है और टोटल एनर्जी निगेटिव होता है। तो टोटल एनर्जी का मॉडुलस यही अभी पढ़ाया था ऊपर में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका डबल तो होगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों तुमने बता दिया। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा तो ये दोनों तो खत्म ही हो गया, पॉजिटिव ये हुआ पॉजिटिव होगा, दोनों बराबर कभी नहीं होता तो ये खत्म हुआ, यही आंसर होगा। और 6.8 ये क्वेश्चन 10 बार आया हुआ है, सारे जेईई मेन का मिला लो, नीट का मिला लो, एएफएमसी एम्स वगैरह मिला लो, तो क्या तुम छोड़ोगे अब, नहीं ना। तो 4 क्या आना है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी अपन करेंगे, लेकिन आज अपन विराम देते हैं अपने सेशन को और नायाब बैच में आप लोग पूरा देश दुनिया में फैलाइए। और अगर ये सेशन आपको वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप ये मत समझिए फ्री में है, ये इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट कम टाइम में प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इसकी वैल्यू को समझिए, मेरे टाइम की वैल्यू भी समझिए और इसको जरूर शेयर कीजिए, रेगुलर बेसिस पे दोस्तों से भी करवाइए, क्योंकि अब हमारा आदित्य आनंद फिजिक्स चैनल हो गया है आदित्य आनंद फिजिक्स मेड जीएक्स, जहां पे कंप्लीट मेडिकल, जेईई एंड फाउंडेशन के लिए काम करेंगे और सारे बैकएंड में टीम सब लाए हैं। तो आप लोग ही इस प्लेटफॉर्म को बना सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जरूर ये सब काम कीजिए। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इंडिया का बेस्ट कंटेंट यहां पे हम दे के रहेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, टेस्ट सीरीज हो, फ्री सेशंस हो, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच प्यार बनाने के लिए इतना। अब हर एक चीज प्रॉपर टाइम पे हमेशा आता रहेगा। मैं बैकएंड पे काफी लोगों को लगाया हूं, ऑल्दो काफी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपका प्यार से ये सब होता रहेगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त।